हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश की पॉइम्स के बारे में। अगर आपने प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स देखी हैं तो उसमें आपका एक क्वेश्चन आता है स्टैंजा से रिलेटेड, और वो जो क्वेश्चन है वो आपका 6 मार्क्स का आता है। तो लगभग आपको जो अपना आंसर है वो 1 या 1.5 पेज में लिखना होता है। तो किस तरीके से आप उस आंसर को करोगे उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 5 तक की हर एक पोएम के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टैंजा को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है उसका यहाँ पर फॉर्मेट आपको दिखाया गया है। इसके हिसाब से ही आपको अपना जो आंसर है वो राइट करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे रेफरेंस। स्टैंजा में आपको 4 लाइंस दे दी जाएंगी और उन लाइंस को आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टैंजा किस पोइम में से आई हुई है। तो आपको हर एक पोइम का नाम और पोइट का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको हर पोइम के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से आप ये पहचान कर सकते हो कि कौन सा स्टैंजा किस पोइम में से आया हुआ है। एक बार हम देख लेते हैं सबसे पहले पोइम में स्टैंजा को किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप लिखोगे रेफरेंस। आपको इसी तरीके से ही वहाँ पर अपना आंसर राइट करना है। आप सबसे पहले लिखोगे रेफरेंस, उसके बाद आपको अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है। फिर आप लिखोगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। फिर आपको उस पोइम का नाम लिखना है। द पोइम इज़ रिटन बाय, फिर आपको पोइट का नाम लिखना है। रेफरेंस के अंदर आपको ये बताना है कि जो स्टैंजा की 4 लाइन्स दी गई हैं ये लाइन किस पोइम में से और किस पोइट के द्वारा लिखी गई है, और आपको पोइम और पोइट दोनों की ही नाम को अंडरलाइन करना है और इन्वर्टेड कॉमा में करना है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दोगे, फिर आप लिखोगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का भी पॉइंट बनाने के बाद आप इसको अंडरलाइन करोगे, एरो का निशान लगाओगे, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट। इतना लिखने के बाद आपको सेंट्रल आइडिया या थीम से रिलेटेड 3 से 4 लाइंस इसके अंदर लिखनी है उस पोइम से रिलेटेड। तो आपको हर एक पोइम का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके बाद आपको आगे लिखना है एक्सप्लेनेशन। इसको भी आपको अंडरलाइन और एरो का निशान लगाकर लिखना है इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट। इतना लिखने के बाद आपको जो 4 स्टैंजा की लाइन्स दी जाएगी उन चारों लाइन्स को आप यहाँ पर लिख देना। देन आपने उस पोइम की जो भी समरी पढ़ रखी है उस समरी को आप यहाँ पर लिख देना। इसके बाद अगला पॉइंट अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो क्रिटिकल नोट। क्रिटिकल नोट को भी आपको अंडरलाइन एरो का निशान लगाकर नीचे वाली लाइन से आपको लिखना है इन दिस पोइम द पोइट यूज सिंपल लैंग्वेज, कि इस पोइम में जो पोइट है उन्होंने सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है। इसके अलावा आप राइम स्कीम भी लिख सकते हो। राइम स्कीम हर एक पोइम में नहीं होती है बट कुछ पोइम्स में होती भी है। राइम स्कीम होती क्या है, जैसे कि जो भी आपको 4 लाइंस का स्टैंजा दिया जाएगा हर लाइन का जो लास्ट वाला वर्ड है उसका क्या है आपको राइम स्कीम देखनी होगी। जैसे कि आपको दे दिया ही, ब्रेव, शी, ठीक है, तो आपने जैसे देखा ही फिर ब्रेव, तो ही में ई की मात्रा आ रही है तो ये ए बन जाएगा। ब्रेव वो पीछे वो आ रहा है तो वो बी बन जाएगा। शी दिया हुआ है तो फिर से ई की मात्रा आई फिर वो ए बन जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले वर्ड में अगर आपको ग्रेव दे रखा है तो ग्रेव, ब्रेव सेम हो रहा है, तो इसे ही क्या कहते हैं राइम स्कीम, जो कि मैं आपको जब पोइम की टेक्स्ट पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। तो अगर आप वो पॉइंट लिखना चाहते हो राइम स्कीम का तो आप लिख सकते हो अगर किसी स्टैंजा में आपको राइम स्कीम मिलती है तो, अदरवाइज आप इतना लिख सकते हो। अब हम देख लेते हैं हर एक पोइम है जो उसकी कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो सबसे पहली जो पोइम है उसका नाम है माई मदर एट 66, जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो रेफरेंस में आप क्या लिखोगे, दिस स्टैंजा या दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66। द पोइम इज़ रिटन बाय कमला दास। इसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें आपको क्या क्या लिखना है वो मैंने यहाँ पर हर एक पोइम के बारे में बता दिया है। और जो एक्सप्लेनेशन होती है उसमें आपको पहले लिखना है इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट। फिर आपको जो 4 लाइन्स दी जाएंगी उन्हें आपको देखकर लिख देना है। बाद में आप समरी वहाँ पर लिख सकते हो। सो कॉन्टेक्स्ट हर एक पोइम का इम्पॉर्टेंट होता है और रेफरेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी से ही आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलेंगे। कॉन्टेक्स्ट में आप लिखोगे इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट
शी हैज़ फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। इन लाइंस में जो पोइट है वो ये बताना चाहती है कि पोइट है जो उसके मन में एक डर है, और वो डर क्या है, अपनी मदर को खो देने का। When she is going to कोचिन एयरपोर्ट with her mother, जब वो अपनी मदर के साथ कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है, she looks her mother's old age, तो वो अपनी मदर की तरफ देखती है, उनकी ओल्ड एज को फील करती है। शी फील्स सैड टू थिंक अबाउट लॉसिंग हर मदर, तो जब वो ओल्ड एज के बारे में सोचती है कि उसकी जो मदर है वो ओल्ड हो चुकी है, तो क्या है कि वो दुखी हो जाती है ये सोचकर कि जैसे जैसे एज आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान की डेथ आनी निश्चित है। तो यहाँ पर उसके मन में अपनी मदर को खोने का डर आने लग जाता है, जिसको सोचकर वो दुखी हो जाती है। इसी तरीके से अगर कोई स्टैंजा कीपिंग क्वाइट में से आ रहा है तो आपको कैसे लिखना है, सेकंड पॉइंट जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जो कि पैब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई है। कॉन्टेक्स्ट में आप लिखोगे इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट, इन लाइन्स में पोइट कहना चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ साइलेंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कि कुछ क्षण के लिए जो साइलेंस होती है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। टू थिंक अवर सेल्फ, जिसके टाइम यानी कि जिस समय हम अपने बारे में सोच सकते हैं। अगर हम लाइफ में हमेशा काम करते रहेंगे तो हमें हमारे लिए कुछ भी सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए कुछ टाइम के लिए हमें साइलेंट रहना होगा जिससे कि हम अपने बारे में सोच सकें। दिस वुड ब्रिंग अस पीस एंड हैप्पीनेस, और इससे हमें शांति मिलेगी और खुशी मिलेगी। इसी तरीके से जो थर्ड पोइम है वो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इसमें कॉन्टेक्स्ट में आप लिखोगे इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट, इन लाइन्स में पोइट कहना चाहते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस जॉय, कि एक जो सुंदर चीज़ होती है वो हमें जॉय खुशी देती है, इंस्पायर अस वो हमें मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, एंड लिफ्ट अप आवर बर्डन सोल, और जब हम किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो हमारा जो बर्डन होता है, थकावट होती है, वो दूर हो जाती है, एंड रिमूव सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट। और अगर हम दुखी होते हैं तो कोई भी चीज़ की सुंदरता देखकर कुछ टाइम के लिए क्या है कि जो हमारी सैडनेस होती है वो रिमूव दूर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पोइम है ए रोड साइड स्टैंड, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोइम में रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं, उनकी जो कंडीशन है, ठीक है, उसके बारे में बताया है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट है इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट, इन लाइन्स में पोइट कहना चाहते हैं कि द रूरल पीपल रनिंग द रोड साइड स्टैंड्स आर पुअर, कि जो गांव के लोग हैं जो कि रोड साइड स्टैंड, रोड के साइड में जो उन्होंने दुकानें लगा रखी हैं, वो जो लोग हैं वो कैसे हैं, गरीब हैं। द पोइट शो द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड साइड स्टैंड पीपल, इस पोइम में जो पोइट है उन्होंने रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं उनकी जो दयनीय कंडीशन है, स्थिति है, उसके बारे में इस पोइम में दिखाया है। इसके बाद नेक्स्ट पोइम है आंट जेनिफर्स टाइगर, जो कि एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है। इसका कॉन्टेक्स्ट है इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट अबाउट आंट जेनिफर्स लाइफ, इस पोइम में जो पोइट है उन्होंने आंट जेनिफर की लाइफ के बारे में बताया है। द ऑडिस ऑफ अनहैप्पी मैरिड लाइफ, कि जो आंट जेनिफर है वो क्या है कि अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, वो अपनी मैरिड लाइफ से बंधी हुई है। शी हैज़ बीन ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड हर फैमिली, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है अपनी फैमिली को लेकर। द पोइम इज़ रिवॉल्व अराउंड आंट जेनिफर, ये जो पोइम है ये आंट जेनिफर एंड द टाइगर क्रिएटेड बाय हर, और उनके द्वारा जो टाइगर क्रिएट किया गया है उसके चारों तरफ घूमती है। इस पोइम में आंट जेनिफर और उनके द्वारा जो वूल से एक टाइगर क्रिएट किया जा रहा है उसके बारे में बातें बताई गई हैं। सो इस तरीके से आपकी जो 5 पोइम्स हैं इनकी ये कॉन्टेक्स्ट है। होप आपको हर एक जो टॉपिक है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत के नाम से बनाया गया है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।